अगर आपका सपना है ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का तो ये सपना पूरा कराएंगे इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके प्लस हिंदी की ऐसी क्लास जो ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर को धुआं धुआं कर सकती है, यानी उसको पास कर सकती है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी जीके प्लस हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो याद रखना है महानदी पर। हीराकुंड बांध जो बना हुआ है वो महानदी पर बना हुआ है। पहले हम लोग जीके के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में, तो इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है। तो आपको याद रखना है शाहजहां। दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो याद रखना है अशोक चक्र को। अशोक चक्र को शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं। तो याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखना है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1526, 1556 तथा 1761 ईस्वी को जो 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं वो किस स्थान पर हुए हैं। तो याद रखना है पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा में हुए हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय और तृतीय लड़ाई, ये पूछ रहा है आपसे। पानीपत हरियाणा में हुए हैं ये तीनों ऐतिहासिक युद्ध। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर स्थित है। तो याद रखना है अरब सागर। भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखना है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। तो याद रखना है हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है। कारण पूछ रहा है आपसे। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में भी वर्षा होती है दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ कारण है इसका। आगे देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो याद रखना है क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आगे देखिए, अगला कह रहा है रूस की मुद्रा क्या है। तो याद रखना है रूबल। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। जैसे इंडिया की मुद्रा का नाम है रुपया, ऐसे रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम है। तो याद रखना है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम लोथल था, लोथल। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का क्या नाम था। तो याद रखना है ऋषभ देव।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभ देव थे। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो याद रखना है लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है इस समय, वहां हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, जो इस समय नेपाल में स्थित है। आगे देखिए, आप हमारे चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा से जुड़े रहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की जो तैयारी है वो आपको बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। पूरी तैयारी बिल्कुल लास्ट तक फ्री कराई जाएगी, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपसे कह रहा है कि भगवान महावीर जैन धर्म को कौन से तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखना है 24वें। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। यानी भगवान महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, 24वें। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पता होना चाहिए आपको, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा पाटिल। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि कटक किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है महानदी पर। कटक जो है वो महानदी पर स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना है सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है गुरु नानक को। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। अनुपात पूछ रहा है, तो याद रखना है 3:2। यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है, तो हो जाएगा 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई किसे कहा जाता है। तो याद रखना है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कहा जाता है दोस्तों, ग्राम पंचायत। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है केरल। प्रसिद्ध नृत्य जो कथकली है इसका संबंध केरल से है। ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। आगे देखिए, हेलो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये क्लास ही जीके प्लस हिंदी की है। तो अब हिंदी के क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में। सेशन को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए हिंदी शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग, क्योंकि जीके के 50 क्वेश्चन और हिंदी के 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 क्वेश्चन आने हैं 100 नंबर के जीके के, और 50 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं जो 100 नंबर के होंगे। 200 नंबर आपके कवर हो रहे हैं यहाँ से। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। आंसर देने की आप कोशिश कर सकते हैं कमेंट में। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालु है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। आगे देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखना है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है। देखिए बताइए कौन सा व्यंजन है ये। तो याद रखना है संयुक्त व्यंजन है ये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों जो है वो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि संयुक्त शब्दों से बनते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। आगे देखिए, अगला कह रहा है गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या है। गेहूं शब्द का आपसे तत्सम रूप पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है गेहूं का जो तत्सम रूप है वो गोधूम है, गोधूम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
गोदुम जो है वो गेहूं शब्द का तत्सम रूप है। डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। बताइए, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना, ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, ये भावना को व्यक्त कर रहा है। ईमानदारी शब्द में भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। यानी डिब्बा का आपसे बहुवचन पूछ रहा है, तो डिब्बा का बहुवचन हो जाएगा डिब्बे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। डिब्बे जो है वो बहुवचन है और डिब्बा जो है एक वचन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फूल, फूल में कौन सी संज्ञा है। फूल में आपसे संज्ञा पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, तो याद रखना है आपको, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा है। फूल में जातिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से जाति का बोध होता है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। क्योंकि फूल कह रहा है, फूल कोई सा भी हो सकता है, कमल का भी हो सकता है, गुलाब का भी हो सकता है, इसलिए ये जाति को दर्शा रहा है, फूलों की कैटेगरी को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है लंबोदर में कौन सा शब्द है। यानी लंबोदर कौन सा शब्द है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, ये सभी हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि लंबोदर जो है वो योग ऋण है, क्योंकि ये मिलकर बना है दो शब्दों से, इसलिए योग ऋण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। बताइए, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ए आई जो वर्ण है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना है वर्ण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्ण, वर्ण जो है वो ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे का, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। खा, ये छोटी से छोटी ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें वर्ण कहा जाता है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि जिनका उच्चारण है वो ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दंत कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि व्याकरण भाषा को पहचानना क्या बताता है। तो याद रखना है, व्याकरण भाषा को पहचानना नियम बताता है। नियम, ए इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प तत्सम शब्द है। आगे देखिए, अगला कह रहा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होंठ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। होंठ है इसका उच्चारण स्थान। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, उन प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो याद रखना है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऑप्शन ए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। आगे देखिए,
अगला आपसे कह रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखना है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं उन्हें। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, बराबर हो जाएगा उल्लास। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देश में बोले जाते हैं। कर्म नहीं है, गड़बड़, गड़बड़ है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गड़बड़ जो है वो देशज शब्द है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये देशज है। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तुम जा रहे हो, इसमें काल पूछ रहा है आपसे, तो ये काल होगा वर्तमान काल, क्योंकि ये क्रिया की जा रही है, यानी वर्तमान में की जा रही है। तुम जा रहे हो यानी कंटिन्यू हो रहा है, इसमें जा रहे हो, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आप पूछ रहा है कि नाक में कौन सा लिंग है। नाक में लिंग पूछ रहा है आपसे, तो नाक जो है वो स्त्रीलिंग है। आप किसी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा वाक मिला लीजिए, तो वो समझ में आ जाएगा आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नाक, नाक बहती है, बहता नहीं होगा, नाक बहती है, तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला आपसे समास कितने प्रकार के हैं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समास 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेता शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है आपसे। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा नेत्री। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री। ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो याद रखना है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग दात्री। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्र का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो इंद्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा इंद्रानी। इंद्रानी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए, सेम दिए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इंद्रानी होगा, इंद्राणी नहीं होगा, इंद्रानी होगा इसका स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स।